हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय मिस वशिष्ठ। आई एम मीनू, यूर साइंस एजुकेटर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लाइट। ये आपका पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो देखो। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 लाइट। तो इसके अंदर आपका एक पार्ट है वो हो चुका है। इसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया था। देन हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। देन ये वाला जो टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ये भी आपका हो चुका है। देन आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये भी आपके हो चुके हैं, क्लेडोस्कोप्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन आज हम स्टार्ट करें डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो ये आपका सेकंड पार्ट होगा और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके देखना, वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज प्रिज्म। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो आपने देख रखा होगा कि जब आप वैसे भी 5th 6th में होते हो तब भी आप क्या देखते हो कि जो हमारे पास स्केल होता है उसको अगर हम धूप में ऐसे करते हैं, यानी कि किसी एंगल से अगर उसको डेविएट करते हैं तो क्या होता है, हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन अगर हम इसको साइंस की वे में, लैंग्वेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। यानी कि जो लाइट आ रही है वो कैसी, हमारी वाइट कलर की। अगर हमारी वाइट लाइट क्या है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, देन वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स के अंदर। ओके, अब इसके अंदर जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो आपका प्रिज्म ले रखा है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे स्केल है, स्केल की हेल्प से भी देख सकते हो, बट जो क्लियरली दिखता है वो हम प्रिज्म की हेल्प से देखते हैं। ओके, सर इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी दैट इफ द वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स। यानी कि एक साइंटिस्ट था सर इसाक न्यूटन, उसने क्या किया था, उसने फर्स्ट टाइम प्रिज्म की हेल्प से जो वाइट कलर की लाइट है उसको डिफ्रेंशिएट किया था 7 कलर्स के अंदर। Newton allowed to sunlight to enter a dark room through a small holes in the window and placed a prism in the path of light। ये आपने देख रखा होगा कि जब हमारा कोई भी रूम होता है, अगर वो लॉक है, आप ये मान लो कि बिल्कुल डार्क है वो, और कहीं पर भी एक छोटा सा होल है, अगर वहाँ से थोड़ी बहुत भी अगर सनलाइट आ रही है तो उसमें से क्या है, हमें जो लाइट है वो क्लियरली दिखती है वहाँ से आती हुई, और फिर क्या करते हैं हम वहाँ पर प्रिज्म को रख देते हैं। तो इसने क्या किया था, प्रिज्म को रखने के बाद वहाँ से लाइट जब पास हो रही है तो क्या देखेंगे, उसने जो लाइट है उसका पाथ हम देख रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ही रिसीव्ड द लाइट कमिंग आउट ऑफ द प्रिज्म ऑन अ वाइट स्क्रीन। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही उसने जो, यानी कि लाइट जो आ रही थी और फिर जो प्रिज्म में से पास हुई लाइट, फिर उसने उसको एक वाइट स्क्रीन के ऊपर है जो ले लिया, यानी कि वाइट स्क्रीन के ऊपर उसने उसकी इमेज देखी एक तरीके से। ही फाउंड द स्क्रीन टू बी कलर्ड विद द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। फिर उसने क्या देखा कि ये स्क्रीन बिल्कुल ऐसी दिख रही है जैसे हमें एक टाइम पर रेनबो दिखता है। ही सा 7 कलर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फिर उसने 7 कलर्स देखे थे तो वो किस ऑर्डर में थे, यानी कि जो 7 कलर हैं वो किस टाइप से थे और कौन कौन से थे। देन आपको ये वाली ट्रिक 7th में भी लर्न करवा रखी है, विबग्योर नाम से करते हैं हम, VIBGYOR। सेम तरीके से आपके जो कलर्स हैं वो भी अरेंज होंगे इसके अंदर, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन एंड Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड रेड, R फॉर रेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके 7 कलर्स हैं वो आपके प्रेजेंट होंगे और आपको इस तरीके से ही सीक्वेंस में याद करने, ओके। The order of the colors can be remembered by the acronyms विबग्योर एंड दिस कलर बैंड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट। यानी कि जो ये हमें कलर दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। दस स्पेक्ट्रम इज कलर्ड बैंड ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन ऑन पासिंग द वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म। सो इस तरीके से अगर हम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा वो कलर बैंड जो कि हमें कब ऑब्टेन हुआ है, जब हमने वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया है, ओके। और फिर हमें क्या है, जो बैंड हमें कलर्स का एक स्क्रीन के ऊपर मिला है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट न्यूटन कंक्लूड दैट द वाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ द 7 कलर। इसी बेस पर न्यूटन ने क्या किया था कि जो हमारी वाइट लाइट है वो क्या है, एक 7 कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। एंड द प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर बट सिंपली सेपरेट द कलर्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वाइट लाइट। फिर उसने क्या किया था, उसने ये नहीं बताया था कि भाई जो प्रिज्म है वो कोई नया कलर प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसने यहाँ से ये कंक्लूड निकाला था कि जैसे ही जो हमारी वाइट लाइट है वो प्रिज्म के थ्रू क्या हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है, ठीक है। न्यूटन ऑल्सो आर्ग्यूड दैट 7 कलर्स कुड प्रोड्यूस वाइट लाइट इफ़ दे कुड बी समहाउ रिकम्बाइंड। फिर इसने क्या बता रखा है, इसने ये भी आर्गूमेंट की थी उस टाइम पर कि जैसे अगर हम जो हमारे पास ये 7 कलर हैं, अगर हम इन्हीं को इसी सीक्वेंस में कंबाइन कर देते हैं देन हमें वाइट कलर की लाइट भी मिल सकती है, ठीक है।
ही डेमोन्स्ट्रेट इट बाय अ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। फिर उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था अपनी आर्ग्यूमेंट के ऊपर ही। तो देखो उसने क्या किया था, ही टुक अ सर्कुलर डिस्क ऑफ द कार्डबोर्ड एंड पेंटेड ऑन इट 7 कलर्स। उसने क्या लिया, एक सर्कुलर डिस्क ली, यानी कि कार्डबोर्ड लिया एक तरीके से, उसके ऊपर उसने 7 कलर से उसके ऊपर पेंट कर दिया, जो यही 7 कलर्स थे आपके विबिग्योर वाले, सीक्वेंस में कर दिए। ऑन रोटेटिंग द डिस्क एट अ हाई स्पीड इट अपीयर्स वाइट। तो क्या किया उसने, एक बिल्कुल स्पीड से किया है। तो स्पीड से करने के बाद क्या है, जो सारे के सारे कलर्स हैं वो हमें बिल्कुल यानी कि स्प्लिटिंग वे में नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स नहीं दिख रहे हैं, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो वाइट कलर्स का इसकी शीट है, ठीक है। द रेनबो दैट अपीयर्स इन द स्काई जस्ट आफ्टर द रेन when the sun shine is due to the dispersion of light। अब ये आपका एक एग्जाम्पल है, या फिर आप ये मान लो कि एक फिनोमिना है कि अगर हम इसको, आपको अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, देन आप रेनबो का एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, ओके। देन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। अब ह्यूमन आई का इस वजह से इसके अंदर आपका चैप्टर के अंदर टॉपिक इंक्लूड किया है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट वो लाइट के बारे में है, और हम आई से ही क्या है कुछ भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, द ह्यूमन आई इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट अनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इट इज़ नियरली स्फेरिकल इन शेप विद द सनलाइट विद अ स्लाइट ब्लज इन द फ्रंट पार्ट। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक सेंस ऑर्गन है। आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, उनमें से एक हमारी आई है, जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। और ये किस शेप की होती है, हमारी नियरली स्फेरिकल शेप होती है एंड बल्ज आउट, यानी कि थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, उभरी हुई। द ब्लजिंग ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनके नाम पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी नेमिंग करेंगे कि आई के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, जो ब्लजिंग ट्रांसपेरेंट पार्ट है हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इट प्रोटेक्ट द आई, ये हमारी क्या करता है, आई की प्रोटेक्शन करता है। बिहाइंड द कॉर्निया इज़ अ डायफ्राम कॉल्ड द आइरिस, यानी कि इस कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आइरिस। द आइरिस हैज़ अ होल एट द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। अब उस आइरिस के अंदर, यानी कि जो हमारा ब्लैक वाला सर्कल होता है ना बच्चे कंप्लीट, उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। देन उस आइरिस के अंदर भी एक बिल्कुल छोटा सा डॉट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। द प्यूपिल अलो द लाइट टू एंटर द आइज एंड वेयर एज आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। अब देखो जो प्यूपिल है उसका काम क्या है कि आई के अंदर है जो मतलब लाइट की एंट्री करना, ठीक है। लेकिन आइरिस किस बात को कंट्रोल करेगा कि कितनी अमाउंट है जो लाइट के अंदर आ रही है, ठीक है, कितनी अमाउंट आ रही है, ज़्यादा है या फिर कम आ रही है, तो वो कौन मेंटेन करता है, आइरिस। आइरिस मेक द साइज ऑफ द प्यूपिल स्मॉलर और बिगर। अब आइरिस की हेल्प से क्या हो जाएगा, हमारे प्यूपिल का साइज है जो स्मॉल या फिर बिग हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा वो स्मॉल और बिग, इन डिम लाइट द साइज ऑफ द प्यूपिल इंक्रीज टू अलो मोर लाइट। यानी कि अगर मान लो डिम लाइट है, ठीक है, लाइट कम है, तो क्या हो जाएगा, प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है वो अंदर जा सके। इन द ब्राइट लाइट द साइज ऑफ द प्यूपिल डिक्रीज सो एज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। फिर क्या है कि अगर ब्राइट लाइट है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी आई का साइज़ है, यानी कि जो प्यूपिल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इतनी ज़्यादा लाइट अंदर जा रही है उसको हम रोक सकें, ठीक है। बिहाइंड द आइरिस देयर इज़ कन्वेक्स लेंस कॉल्ड द आई लेंस। अब हमारे आई के अंदर एक लेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आई लेंस। इट हैज़ टू फोकस द लाइट पासिंग थ्रू द प्यूपिल इनटू द आई। अब लेंस की हेल्प से ही क्या करते हैं, जो आई है, जो आई के अंदर जो लाइट जा रही है वो क्या है, एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो सकती है। दिस हेल्प्स टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। अब एक और पार्ट है हमारी आई के अंदर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेटिना। अब वो क्या करेगी, इमेज को फोकस करेगी, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, बाय बेंडिंग द लाइट रेज। अब लेंस में से जब लाइट पास होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो कहीं ना कहीं पर किसी एंगल से डेविएट होंगी, बेंड होंगी, ठीक है। द लेंस इज़ हेल्ड इन द पोजिशन बाय द पेयर ऑफ सिलियरी मसल्स। अब जो हमारा लेंस है वो क्या करेगा, यानी कि जो हमारा लेंस है वो आई में किसी न किसी तरीके से तो एक जगह पे सेट है, तो वो किसकी हेल्प से सेट है, हमारे सिलियरी मसल्स। यानी कि आइज़ के अंदर कौन सी मसल्स होती है, हमारी सिलियरी मसल्स। द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अब ये क्या करती हैं, फोकल लेंस की जो लेंथ है उसको चेंज करती रहती हैं। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज़ फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। अब आपको पता है कि हमारी आई के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, एक लिक्विड सा प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। द इनर बैक सरफेस ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। जो लास्ट वाला यानी कि पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना, जहाँ पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है, ठीक है।
इट सर्व्स एज द स्क्रीन वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय द आई लेंसेज, यानी कि आई लेंस की हेल्प से जो भी इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, रेटिना के ऊपर। इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट एंड हैज़ रिसेप्टर्स। अब यानी कि लाइट डायरेक्ट जाएगी कैसे, यानी कि लेंस के ऊपर चली गई है, अब इमेज हमारी रेटिना पर बन रही है। तो क्यों बन रही है रेटिना के ऊपर, क्योंकि जो हमारी रेटिना है वो लाइट के लिए सेंसिटिव है और क्या है, उसके पास रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है। अब जो रिसेप्टर्स हैं उनके पास, यानी कि उनको हम क्या क्या बोल रहे हैं, रोड्स एंड कोन्स, यानी कि जो हमारी बैक साइड होगी उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, रोड्स और कोन प्रेजेंट होंगे। बोथ दीज रिस्पॉन्स टू लाइट एंड जनरेट द impulse that the brain is able to read, then the brain send to message back us to telling us what ways। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे रोड सेल हैं और कौन सेल्स हैं ये क्या करेंगी, इनके ऊपर जैसे ही लाइट आएगी तो ये अपना रिस्पॉन्ड देंगी और कुछ ना कुछ इम्पल्स जनरेट करेंगे, यानी कि कोई ना कोई सिग्नल बनाएगी। फिर वो सिग्नल क्या करेगा, ब्रेन तक जाएगा, देन ब्रेन उसको रीड करेगा कि सिग्नल आया क्या है। ओके फिर ब्रेन क्या है, वापस से मैसेज करेगा बैक टू टेल अस व्हाट वी हैव टू सीन, यानी कि हमने देखा क्या है। देखो जैसे यहाँ पर साइड में जो ये डायग्राम दिखा रखा है, सबसे पहले आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि ट्री है एक, और उससे यानी कि जो भी हमारी कहाँ पर इमेज बननी है, हमारी आइज़ के अंदर जैसे जो रोड्स और कॉन्स हैं, जब उनके ऊपर इमेज की कुछ न कुछ जाएगी हमारे पास, रिस्पॉन्ड जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेंगी और फिर इम्पल्स जनरेट करेंगी। देन वो इम्पल्स हमारी ब्रेन तक जाएंगी, फिर ब्रेन इसके ऊपर देखेगा कि हमने क्या देखा है, ठीक है, और फिर वो बैक मैसेज करेगा हमारी आइज़ के पास कि हमें पता लगेगा कि हमने एक्चुअल में देखा क्या, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज़ फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर। अब देखो इसके अंदर क्या बताया था, अभी एक आया था ना आपका एक्वस ह्यूमर, ये कहाँ पर था, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस था, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंस और रेटिना के बीच में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, विट्रस ह्यूमर। द सेंसेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व्स। अब जो ये इमेज बन रही है इस सेंसेशन की हेल्प से रेटिना के ऊपर, अब वो क्या करेंगी, कैरिड टू द ब्रेन्स बाय द नर्व्स तक जाएगा अब ये सिग्नल, दस इट कनेक्ट द आइज टू द ब्रेन। तो इस तरीके से जो नर्व्स होंगी, ऑप्टिक नर्व्स होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, आई को ब्रेन से कनेक्ट रखती हैं। When we look at the object, the eye lens form an inverted real diminished image on the retina. The optic nerves give the sensation of the image to the brain as an erect image। देखो अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा जो आई का लेंस है वो क्या करता है, फॉर्म एन इन्वर्टेड, यानी कि अपोजिट, जो हमने देखा उसकी अपोजिट। देखो जैसे इसमें डायग्राम में ध्यान से देखो तो जो आई वाला पार्ट है वहाँ पर देखो जो पेड़ हमने देखा है, जो ट्री हमने देखा है, उसकी अपोजिट इमेज बना रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। और रियल यानी कि रियलिटी में हमने देखा है डिमिनिस्ड इमेज ऑन द रेटिना। डिमिनिस्ड मीन्स स्मॉल साइज में, ओके। और कहाँ पर बनेगी इमेज, रेटिना पर। द ऑप्टिक नर्व्स गिव द सेंसेशन ऑफ द इमेज टू द ब्रेन एज द इरेक्ट इमेज। लेकिन फिर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो जब ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाएंगे तो उसमें क्या दिखेगा कि जो इमेज है वो कैसी दिखी है, एकदम इरेक्ट दिखी है, ठीक है। द वाइट पार्ट ऑफ द आई देन वी कैन सी इज कॉल्ड स्क्लेरा, यानी कि जो वाइट वाला पार्ट है, एक हमारा है ना बिल्कुल आइज़ के जो हमें दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, और एक हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, तो जो वाइट कलर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरा। एंड इट इज़ फिल्ड विद द क्लियर वाटरी फ्लूइड, और ये किससे बना होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ब्लाइंड स्पॉट which is also known as scotoma. It is a portion on the retina where the nerve fibers enter the optic nerves। यानी कि हमारे आई के अंदर एक स्पॉट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर यानी कि ये रेटिना का ही एक पार्ट होता है जहाँ पर क्या होते हैं, जो नर्व फाइबर होती हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के अंदर एंट्री करती हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेन और आई का कनेक्शन। एंड देयर आर नो रोड्स एंड कॉन प्रेजेंट इन दिस एरिया। यहाँ पर ना तो कोई रोड सेल्स प्रेजेंट होती है, ना ही कोई कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। Hence the image falling on this portion cannot be seen। अब यहाँ पर यानी कि कोई भी अगर इमेज यहाँ पर बनती है तो वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर सेंसेशन ही नहीं है, न रोड सेल है न कौन सेल है। दिस स्पॉट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि बिल्कुल अंधा वाला स्पॉट, यानी कि यहाँ पर कोई इमेज ही नहीं बनेगी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन।
The human eye is able to see the distant as well as the nearby object. The ability to focus the eye on the nearby and distant object is called the power of accommodation. ये आपको पता है कि हमारी आई जो हमारी आई है वो पास का भी देख सकती है, दूर का भी देख सकती है, लेकिन अब जो ये फोकस बन रहा है कि हम दूर की चीज़ें भी ईजिली देख सकते हैं, पास वाली चीज़ें भी ईजिली देख सकते हैं, जो ये फोकस बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ accommodation. Okay, the image of the distant object is formed on the retina when the ciliary muscles are completely relaxed. यानी कि जो हमारी इमेज बन रही है किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की रेटिना पर जब बन रही है, कब बन रही है? व्हेन द सीलियरी मसल्स आर कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, यानी कि जब हमारी सीलियरी मसल्स बिल्कुल क्या होंगी? रिलैक्स होंगी, तब हमें क्या है? दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंसेज इन दिस कंडीशन इज़ मोर। अब क्या है? बिल्कुल एकदम क्या हो गए हैं? स्ट्रेच हो गए हैं, रिलैक्स हो गई हैं। यानी कि आप ये मान लो कि एक तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और रिलैक्स में एकदम से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, तो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी यहाँ पर। बट द इमेज इज़ ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही हम कोई पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं जो रेटिना पर बनता है, व्हेन द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम पर क्या हो जाती हैं? जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अब सिकुड़ गई हैं तो क्या होगा? जो फोकल लेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना कि कौन सी हमारी इमेज अगर पास वाली बन रही है तो हमारी जो फोकल लेंथ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सीलियरी मसल्स कैसा रिएक्शन दे रही हैं उसके ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ नियर पॉइंट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बिल्कुल नियर पॉइंट है वो क्या है, एंड लीस्ट डिस्टेंस यानी कि कम से कम हम कितनी यानी कि डिस्टेंस का देख सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई, यानी कि अब ये तो है नहीं कि हमें चाहे यहाँ से लेके कितनी भी दूर का दिखा लो या फिर बिल्कुल पास का देख सकते हैं हम, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है उसकी एक लिमिट है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आई इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। यहाँ पर यानी कि क्या होगा कि जो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो हमने बिल्कुल क्लोज रख दिया, आई के बिल्कुल पास मिला दिया, तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा उसका। द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लियरली विजिबल इज़ कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, यानी कि हमारा वो वाला पॉइंट जहाँ तक जितनी पास से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज कॉल्ड द लिस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस होगी नियर पॉइंट तक की उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, नॉर्मल आई के लिए हमारी जो लिस्ट डिस्टेंस यानी कि हमें नॉर्मल वे से कितना तक देखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको पता ही है कि हमें जो जैसे बुक्स हम पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि इतनी दूर से मत पढ़ या फिर इतनी पास से मत पढ़, लेट के मत पढ़, इस तरीके से। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि जो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो एक लिमिट तक ही होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, यानी कि अब हमारे कई बार क्या है आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है, तो क्या है विज़न में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है। तो वो देखो क्या क्या है। अब अ नॉर्मल आई कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर नॉर्मल आई से अगर हम देख रहे हैं तो वो 25 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा कहीं पर दूर रखी हुई है तो वो हर एक चीज़ को देख सकती है। ठीक है, क्यों देख सकती है? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, व्हेन द आई इज़ अनेबल टू अकोमोडेट, यानी कि लेकिन अगर आई उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रही है तो क्या होगा? फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेज इट इज़ सेड टू हैव सम डिफेक्ट्स, द नॉर्मल आई मोस्ट कॉमन डिफेक्ट्स। अब क्या बता रखा है कि ये बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं आई के अंदर। अब वो देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। अब आज वाली वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, देन ये वाली वीडियो हम बात भी करेंगे आगे चल के चैप्टर को। ठीक है, तो आप आज यहाँ तक अच्छे से रीड करके देखना, अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।